दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और आज आप मुझे वीडियो में नहीं देखोगे। ऐसा ही स्क्रीन रहेगा क्योंकि मुझे वायरल फीवर हुआ है और मुझे बहुत खांसी होती है। और अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो एडिटिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन इस तरह का स्क्रीन रखूँ और बीच में खांसूँ तो उसको मैं कट कर सकता हूँ, इसलिए ऐसे रखा है। आगे चलकर तबीयत ठीक होने के बाद आप मुझे वीडियो में देख सकते हो। आज का वीडियो जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश में मैं बना चुका हूँ और इंग्लिश सेक्शन में कई लोग ये वीडियो देखने के बाद थोड़े निराश हो गए हैं। शायद मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया नहीं कि क्या हुआ। EBT 101 जो है वो ऑलरेडी उसमें कोई चेंज नहीं है। EBT 101 फास्ट ट्रैक में चल रही है FDA के साथ। उन्होंने अर्ली डेटा दिया था पेशेंट्स का जिनको डोज किया था 4 हफ्ते के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी रही। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। मुझे लगता है EBT 101 सफल हो जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था, जो अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के एक रिसर्च पेपर के बारे में बताया था और समझाया था कि वो रिसर्च पेपर क्या कह रही है। और उसके बाद मैं समझाया क्यों जो कुछ भी वो रिसर्च पेपर में कहा गया है वो EBT 101 पे लागू नहीं होता। तो कई लोग मेरे ख्याल से वीडियो पूरी तरह से सुनते नहीं या घबरा जाते हैं। तो कई लोगों ने मुझे पूछा क्या EBT 101 अभी चलेगा नहीं, कि फेल हो जाएगा, ऐसे सब। तो हिंदी में मैं आपको बहुत विस्तार में समझाने वाला हूँ, तो आप धीरे धीरे सुन लीजिए और पूरा वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद जो भी कमेंट करना है करना। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये तो वीडियो से ज़्यादा पॉडकास्ट की तरह हो गया है, तो ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं अभी। दोस्तों मैं आपको तो पता है कि शेयर ट्रैक जो इंग्लिश है उसमें मैं जीन थेरेपी कंपनीज़ का एनालिसिस करता हूँ। हम लोग उधर इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं कि कौन सी कंपनी कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है और उसके शेयर के भाव बढ़ने के कितने आसार है, ये सब करते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि हम उसके टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। समझ लीजिए अगर मैं टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहता हूँ तो मैं स्टडी करूँगा कि टाटा मोटर्स के इंजन्स कैसे हैं, उसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं और उसका फ्यूल एफिशिएंसी कैसा है, उसका जो प्रदूषण उसमें से आती है वो कैसे हैं और उसकी कंपटीशन जो है उनका कैसा है। फिर उसके बाद प्राइसिंग देखूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि कितना फेल होती है गाड़ी, कितने साल के बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, टाटा मोटर्स अच्छी है कि कोई और कंपनी। तो मैंने कुछ इसी तरह हमारे जीन थेरेपी कंपनीज़ का किया। ये जो जीन थेरेपी कंपनीज़ है ये सब नैस्डैक यानी कि US के हैं और मैं रहता हूँ कनाडा में और मैं निवेश करता हूँ US में। और मेरे पास कुछ 20 कंपनीज़ की लिस्ट है जिसको मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ और जिसमें मैं और हमारे शेयर ट्रैक के लोग निवेश करते हैं। वो कंपनीज़ है क्रिस्पर थेरेपेटिक्स, बीम थेरेपेटिक्स, इंटेलिया थेरेपेटिक्स, वर्व थेरेपेटिक्स और ब्लू बर्ड बायो, DNA और गिंको बायोवर्क्स। ये सब कंपनीज़ है, ऐसे कुछ नाम बता रहा हूँ आपको। और हम लोगों ने ये शुरू तब किया जब क्रिस्पर Cas9 बहुत प्रसिद्ध हो गई। जेनिफर डूरना और इमैनुअल शार्पेंटियर दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला कि जीन एडिटिंग किस तरह से करते हैं वो बताने के लिए। और साथ ही साथ 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक है थर्मो फिशर, दूसरी कंपनी है इल्यूमिना, तीसरी कंपनी है PACB, फिर ऑक्सफोर्ड नैनोपोर। ये जो कंपनीज़ हैं ये DNA सीक्वेंसिंग का मशीन बनाती है और उनकी मशीन हर साल बेहतरीन होते जाती है। तो DNA सीक्वेंसिंग मशीन का मतलब ये है कि अपने धरती में जो भी जीव है उसके अंदर DNA होती है। तो DNA को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना, ये जो काम है इसको जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। और एक बार जीन सीक्वेंसिंग हो गया तो उसके बाद सॉफ्टवेयर बहुत बनी है कि जीन में डिफेक्ट्स देखने के लिए। समझ लीजिए 100 तंदुरुस्त स्पेसिमेन ले लें और उनका जीन्स देखे, फिर उसके बाद कोई बीमार स्पेसिमेन ले ले, उसका जीन्स को उनके साथ कंपेयर करें,
तो पता चलता है कि जीन्स कौन से जीन्स गलत होने की वजह से वो बीमारी आई है। तो इसको कहते हैं मार्कर्स फॉर जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो ये रिसर्च भी शुरू हो गई और 2 साल पहले की बात है, तभी लोग बात कर रहे थे कि क्रिस्पर कैस9 जो है उसमें हम कहीं भी जाकर जीन एडिट नहीं कर सकते। अपने ह्यूमन डीएनए जो है उसमें कोई कोई जगह है जहाँ पर अगर आप एडिट करो तो कैंसर हो सकता है। तो ये बात तो बहुत पुरानी है, सब लोग जानते हैं, और उसकी वजह से रिसर्च भी हुई पूरे जीन मैपिंग करने के लिए कि कहाँ कहाँ कट करने से कैंसर हो सकती है, और वो एरिया को लोग अवॉइड कर देते हैं कट करने का। और सोचने वाली बात ये है कि अगर ह्यूमन जीनोम में अगर आप कट करो कोई जगह पर एडिट करो क्रिस्पर कैस9 इस्तेमाल करते हुए, तो वो कैंसर की संभावना है। और क्रिस्पर कैस9 एक ऐसी मॉलिक्यूल है जिसमें डीएनए को कट करने की क्षमता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती है, और आप में से जिनको ये डीएनए वगैरह समझ में नहीं आता, हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम्स वाला सीरीज़ देखिए, उसमें मैंने सब समझाया है। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स रहती है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ह्यूमन डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स रहती है, और क्रिस्पर कैस9 जो है दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है। और जब क्रिस्पर कैस9 दोनों स्ट्रैंड को कट करे या कोई हादसा हो जाए, रेडिएशन या कोई केमिकल हादसा जिसकी वजह से अगर डीएनए ख़राब हो जाए, तो डीएनए अपने आप को रिपेयर कर सकती है। और डीएनए अपने आप को रिपेयर करते वक्त कभी कभी गलतियाँ होती है, तो ये ऑटो रिपेयर में गलती होने की संभावना है, और कभी कभी वो गलती की वजह से बीमारी आ सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये है डीएनए रिपेयर और क्रिस्पर कैस9 का संबंध। अगर आप क्रिस्पर कैस9 से डीएनए को कट करो, और अगर आप ये निर्भर कर रहे हो कि डीएनए अपने आप खुद को रिपेयर कर लेगा, ह्यूमन डीएनए, तो फिर उसमें गलतियां होने की संभावना है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को तकलीफ हो सकती है। ये ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि ये HIV जो है वो आरएनए होती है, CD4 टी सेल के अंदर जाने के बाद वो आरएनए का डुप्लीकेट बनाती है और जॉइन होकर डीएनए बन जाती है, और वो डीएनए जो है वो अपने ह्यूमन डीएनए के अंदर शामिल कर लेती है। HIV डीएनए ह्यूमन डीएनए के अंदर शामिल हो जाती है, और वो बन जाती है लेटेंट HIV। तो ये जो लेटेंट HIV है ये ह्यूमन डीएनए के अंदर है, लेकिन ये ह्यूमन डीएनए नहीं है, ये HIV डीएनए है। और EBT101 जो है ह्यूमन डीएनए को नहीं काटती है, ये ह्यूमन डीएनए के अंदर बसे हुए HIV डीएनए जो है उसमें से गैग जीन को कट करती है। गैग जीन जो है वो गैग प्रोटीन बनाता है। गैग प्रोटीन के बिना HIV बन ही नहीं सकता, तो वो गैग जीन को कट कर देती है। फिर ह्यूमन डीएनए जो है ऑटोमेटिक रिपेयर सीक्वेंस से खुद को रिपेयर कर लेता है, लेकिन वो जो जॉइन होती है उसके अंदर गैग प्रोटीन का कोड नहीं रहता, इसके वजह से EBT101 सक्सेस हो जाता है। तो इसमें गौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि EBT101 जो है ह्यूमन डीएनए को कट नहीं करती, वो सिर्फ HIV डीएनए को कट करती है जो ह्यूमन डीएनए में बसी हुई है। और अगर उस कट को रिपेयर करते वक्त कोई गलती हो जाए तो HIV को तकलीफ होगी, इंसान को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि HIV मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और यूनिवर्सिटी का पेपर जो है उसमें उन्होंने कहा था कि क्रिस्पर कैस9 से अगर जीन एडिटिंग करोगे तो गलत जगह पे किया तो कैंसर हो सकता है, और ऑटो रिपेयर के टाइम तकलीफ हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ये सब पुरानी खबर है। लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको 2 साल से स्टडी किया है, क्योंकि हम निवेश करते हैं। तो क्रिस्पर कैस9 के अलावा जो क्रिस्पर कैस9 जिन्होंने ढूंढ निकाला, जेनिफर डूरना और इमैनुअल शारपेंटियर, उन्होंने अपना खुद का जेनेटिक कंपनी बनाया था। तो जिन्होंने क्रिस्पर कैस9 का आविष्कार किया उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है। अभी इमैनुअल शारपेंटियर का कंपनी है कैरिबू बायोसाइंसेस। कैरिबू बायोसाइंसेस में उन्होंने क्या किया है कि डीएनए को ऑटोमेटिक रिपेयर करने के बजाय डीएनए को टेम्पलेट दे दें। टेम्पलेट का मतलब है, अगर आप दर्जी के पास जाओगे तो अगर उसको आपका 4 पैंट सिलाना है तो पहले 1 पैंट के लिए कट करेगा और उसी को इस्तेमाल करते हुए 4 पैंट्स कट करेगा। वो जो ओरिजिनल पैंट का कटिंग है वो टेम्पलेट गिना जाता है। अगर आप मिस्त्री को देखोगे काम करते हुए, तो मिस्त्री जो है अगर 4 चेयर बनाने वाला है तो पहले चेयर का जो
कट करता है पीसेस, उसी को इस्तेमाल करके बाकी 3-4 के लिए पीस कट करता है, फिर उसको असेंबल करता है, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो कैरिबू बायोसाइंसेस ने क्या किया, क्रिस्पर कैस9 को एक स्टेप आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला कि ना ही ये जाकर कट करेगा डीएनए को, उसके अलावा वो जो रिपेयर होने का है उसको ऑटोमेटिक रिपेयर के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको बता देगा कि सही न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ जो होने चाहिए उसका सीक्वेंस भी उसको दे देगा, वो एक टेम्पलेट दे देगा, उसके बेसिस पे डीएनए रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से एक आविष्कार हो गया। दूसरा एक आविष्कार हुआ है, हेनरी लियो नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्चुअली क्रिस्पर का आविष्कार किया था सबसे पहले, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिली। वो ब्रॉड इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने एक और आविष्कार किया, वो है कि बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग का मतलब है डीएनए को 2 जगह कट नहीं करना है, सिर्फ उसके जो न्यूक्लियोटाइड को चेंज करनी है, उसको जाके नॉकआउट करके दूसरा न्यूक्लियोटाइड वहाँ डाल देना है। इसको बेस एडिटिंग कहते हैं। इसमें डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स कट नहीं होता, ठीक है। और फिर प्राइम एडिटिंग भी है, जो इससे एक स्टेप आगे है। तो दोस्तों, प्राइम एडिटिंग में एक से ज़्यादा जो बेसिस है उनको नॉकआउट करके चेंज किया जा सकता। तो क्रिस्पर कैस9 तो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी थी, उसको आगे बढ़ा लिया है साइंटिस्ट लोगों ने, और साइंटिस्ट लोगों ने नक्शा भी बना लिया कि ह्यूमन डीएनए में कहाँ कहाँ कटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम का पेपर है, वो कहता है कि HIV जो है वो ह्यूमन डीएनए में कहीं भी जाके बैठ जाता है। तो इसके लिए जब आप क्रिस्पर कैस9 यूज़ करके उसको कट करते हो, तो फिर आप कैंसर वाले एरिया में कट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर HIV हमारे डीएनए में कहीं भी जाके बैठता है, तो कट करने के बिना HIV वहाँ स्थापित नहीं हो सकता। तो जब वो कट करेगा, अगर कैंसर वाले एरिया के पास कट करेगा, तो कैंसर हो सकती है। वो क्रिस्पर कैस9 की वजह से नहीं, बल्कि HIV के वजह से है, राइट। लेकिन लोगों को कैंसर नहीं होती। ये जो है, ये कम होने वाली चीज़ें जो है, यानी कि 1% चांस वाली चीज़ें हैं, उसको बढ़ा दिया है, इसे मुझे ऐसे लगता है। तो दूसरी सोचने वाली बात यह है कि EBT-101 जो है ह्यूमन डीएनए को टच नहीं करती, वो सिर्फ ह्यूमन डीएनए में बैठे हुए है HIV डीएनए जो है उसमें से एक जीन को कट कर देती है। वो जीन का नाम है गैग जीन, जो गैग प्रोटीन बनाने की रेसिपी रखता है। तो जो रिपेयर होगा वो HIV के अंदर ही होगा, और वो ह्यूमन डीएनए को तकलीफ नहीं देगा। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि EBT-101 जो है उसकी सक्सेस कायम रहेगी। ये जो रिसर्च पेपर आई है, ये पेपर बनाने के लिए तो बना दिया है इन लोगों ने, लेकिन मेरे हिसाब से इससे EBT-101 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं और भी कारण बताता हूँ जिसकी वजह से EBT-101 सक्सेस होगी। पहली बात यह है कि EBT-101 ने पहले ही घोषित कर दिया था कि उन्होंने जो एड्रेसेस लिए थे, जीन एड्रेसेस, जो गैग प्रोटीन का स्टार्ट और एंड वाला जीन एड्रेस जो लिए थे, जिसके ज़रिए जाके वहाँ पर कट करते हैं, उन्होंने पूरा ह्यूमन जीनोम में सर्च करके देखा कि ये एड्रेस कहीं और आता है क्या ह्यूमन डीएनए में। तो उन्होंने कहीं और नहीं देखा वो एड्रेस। तो इसका मतलब है कि HIV भले ह्यूमन डीएनए में कहीं भी जाके बैठ जाए, EBT-101 जाके सिर्फ गैग प्रोटीन कट करेगा, कुछ और कट नहीं करेगा। तो ये EBT-101 ने पहले ही बताया था, क्योंकि ये लोग पैसे डाल रहे हैं इतना बड़ा आविष्कार करने के लिए। ये लोग छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे जो जिसकी वजह से सब नुकसान हो जाए। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि EBT-101 जो है उसने हमें 4 वीक्स के बाद का डेटा दिया था, वो परफेक्ट रहा। और इन्होंने SIV यानी कि सिमियन इम्यूनो वायरस यानी कि मंकीस में कर दिया था ये रिसर्च, और वहाँ भी सफल हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि EBT-101 को ये रिसर्च पेपर की वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाने के बाद मुझे थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि कोई लोग इसका गलत मतलब लेके निराश हो गए कि EBT फेल हो जाएगी। बात बिल्कुल ये नहीं है। मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया, कि सिंपल मेथड से समझाया कि EBT-101 सक्सेस क्यों हो सकती है। तो आपको अगर डाउट आए तो ज़रूर ये पॉडकास्ट को दोबारा सुनिए, आपको सब क्लियर पता चल जाएगा। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। ह्यूमन डीएनए को अगर क्रिस्पर कैस9 यूज़ करके कोई जगह पर कट करे, तो सभी जगह नहीं, कोई जगह पर कट करे तो कैंसर हो सकती है।
साइंटिस्ट लोगों ने उसका नक्शा निकाला है, उनको पता है कि कहाँ कट करने से कैंसर हो सकता है। तो वहाँ वो लोग थेरेपी बनाते ही नहीं। अगर वहाँ कट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो थेरेपी बनाते ही नहीं, यानी कि रिसर्च नहीं करना है, क्लिनिकल टेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि फेल होने वाली है, उसमें पैसे डाल के कोई मतलब नहीं। वो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि EBT 101 जो कट कर रही है DNA, वो HIV की DNA को कट कर रही है, और उसको कट करने के लिए जो एड्रेस उसने रखा है, वो एड्रेस जो है वो ह्यूमन DNA में कहीं नहीं है। तो उन्होंने सर्च कर लिया है ऑलरेडी। मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग मशीन है, सॉफ्टवेयर है जो पैटर्न स्कैन कर सकता है, उसके ज़रिए उन्होंने देख लिया है। तो EBT 101 कट करेगी तो ह्यूमन DNA नहीं बल्कि HIV का गैग जीन को कट करके निकाल देगी। तीसरी बात, जब ह्यूमन DNA का दोनों स्ट्रैंड कट होता है CRISPR-Cas9 से, तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेती है, और ऑटोमेटिक रिपेयर करने के टाइम मिस्टेक हो सकता है। लेकिन इस विषय में जब मिस्टेक हो, वो HIV का जो DNA है उसमें मिस्टेक होगा, और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा जो है गैग प्रोटीन, जिसके बिना HIV बन ही नहीं सकता, उसको तो हमने निकाल ही दिया है। तो उसकी वजह से इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है, वो तो मैंने पहले बता दिया था कि मंकीज़ में हो गया सक्सेस, इंसान में 4 हफ्ते के बाद का टेस्ट जो आया परफेक्ट निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये सब की वजह से मुझे लगता है कि EBT 101 सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों यही है वीडियो, और अभी इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये काम जारी रखने के लिए मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। हमारे पास 100 मेंबर्स या 100 पेट्रियंस चाहिए। हिंदी के लिए तो मैं सिर्फ मेंबर्स चाहता हूँ, क्योंकि पेट्रियन में मैं नहीं कर सकता, इंडियंस लोगों को पेट्रियन सब्सक्राइब करने नहीं देता, क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम होता है। आप ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल के साथ, ताकि हमें सहायता मिले इस काम को जारी रखने की। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त। जय हिंद।